देखिए, मुगल साम्राज्य के बारे में मुख्यतः पढ़ना है। कल हम थोड़ा सा बताए भी थे, लेकिन बीच में क्लास डिस्टर्बेंस हो गया था, इस वजह से हमारी क्लास नहीं हो पाई थी। आज मुख्यतः मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। मुगल साम्राज्य के विभिन्न पहलुओं पे एनसीईआरटी क्या कहता है उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मुगल सम्राट के बारे में हम जानते हैं, तो सबसे पहले मुगल के बारे में कुछ बेसिक चीजों के बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं। ठीक है, एक मिनट। तो सबसे पहले आप देखोगे सब मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए, ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप जैसे, ठीक है, बड़े क्षेत्र पर, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर जहां लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधताएं थी, शासन करना बहुत अधिक कठिन था। ठीक है, मतलब भारतीय उपमहाद्वीप पर किसी भी मतलब भारत बाहर के शासकों के लिए शासन करना क्या था, बहुत अधिक, मतलब क्या था, मतलब क्या था, बहुत अधिक कठिन था। क्यों कठिन था, रीजन क्या था, कठिन होने का रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे कल्चर की बात करेंगे या फिर अधिकतर यहाँ पे कल्चर की बात करेंगे या फिर डाइवर्सिटी की बात करेंगे तो बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इस वजह से काफी अधिक यहाँ पे आपको दिक्कत आपको देखने को मिलता था। लेकिन आप देखोगे मुगल जो यहाँ पे आते हैं, तो मुगल कब यहाँ पे आते हैं, तो आप देखोगे मुगल कम है 1526 एंड यू नो 1857 तक, मतलब ये रूल करते हैं। कब तक रूल करते हैं, तो 1857 तक मुगल यहाँ पे रूल करेंगे। ठीक है, उसके बीच में आप देखेंगे तो मुगल कल्चर का इफेक्ट जो था भारतीय कल्चर पे भी विभिन्न रूपों में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उन्हीं सारी चीजों के बारे में यहाँ पे हमको क्या करना है, अध्ययन करना है। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले बता रहा है मतलब भारत की संस्कृति जो कि बहुत अधिक मतलब विविधताएं थी, तो यहाँ पे किसी भी बाहर के मतलब शासक के लिए मतलब यहाँ पे रूल करना क्या था, कठिन था। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वो कार्य पूरा किया। ठीक है, तो अपने पूर्ववर्ती, मुगल के पूर्ववर्ती कौन हो जाएंगे, तो मुगल के पूर्ववर्ती की बात करूंगा तो मुगल के पूर्ववर्ती कौन थे, तैमूर। ठीक है, किसकी बात हो रही है, तैमूर की बात हो रही है, क्योंकि तैमूर ने भारत पर क्या किया था, आक्रमण भी किया था। ठीक है, उसके बाद चंगेज भी इनके पूर्ववर्ती थे, तो उसने भारत पे आक्रमण तो नहीं किया था, लेकिन भारत के मतलब सीमावर्ती क्षेत्र में वो भी आए थे। ठीक है, जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए संभव जान पड़ा था, के उत्तरार्ध में उन्होंने दिल्ली और आगरा अपने राज्य का विस्तार शुरू किया। तो 1526 में जब मुगल जब यहाँ पे आए, तो पानीपत का फर्स्ट वार होता है जहाँ पे मुगल अपना सत्ता को स्थापित करता है। तो क्या था, तो आप देखोगे तो मतलब यहाँ पे जब मुगल जब आता है 1526 में जीता, आगरा से मतलब शुरू करता है और दिल्ली तक, मतलब दिल्ली और आगरा के क्षेत्र में मतलब क्या करता है, अपने राज्य का विस्तार करता है। लेकिन 17वीं शताब्दी जैसे ही आती है, 16वीं शताब्दी जो दिल्ली का आगरा आगरा के आसपास ही होता है ना, लेकिन जैसे ही 17वीं शताब्दी आती है, तो आप देखोगे सर लगभग संपूर्ण, ठीक है, आप देखोगे सर लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर मतलब अधिकार मतलब प्राप्त कर लिया। ठीक है, और उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए, वे इनके पतन के बाद आज भी मतलब टिके रहे। ठीक है, मतलब उसने जो अपने प्रशासन को चलाने के लिए जो भी मतलब चेंजिंग जो किया, वो अभी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अभी भी आपको उस चेंजिंग को आप अपने महसूस कर सकते हैं, उसको आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, मुगल के बारे में बातें हो रही है। ठीक है, एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिससे प्रभाव में उपमहाद्वीप तथा उनके पश्चात आने वाले शासक अपने आप को अछूता न रह सके। ठीक है, मतलब उनके समय जो चेंजिंग जो हुआ, उनके समय जो सामाजिक परिवर्तन जो हुआ, तो उससे मतलब भारत का मतलब प्रत्येक हिस्सा जो था वो मतलब उसे अछूता नहीं रह पाया। ठीक है, मतलब कहने का मतलब भारतीय उपमहाद्वीप के लगभग चीजों पर मतलब क्या किया, प्रभाव डाला। ठीक है, जैसे बता रहा, आज भारत के प्राइम मिनिस्टर की बात करेंगे तो स्वतंत्रता दिवस पे मुगल शासकों के निवास स्थल जो कि दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से ही राष्ट्र ध्वज को मतलब क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। तो कहीं ना कहीं मुगलों की जो विरासत जो रही है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं से अभी भी हमारे कल्चर में कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत मतलब क्या होता है, दिख जाता है। ठीक है, उसी का एक एग्जाम्पल जो है तो मतलब क्या है, तो आपका लाल किला है। ठीक है, यही आपका लाल किला है जहां से मतलब प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, 15 अगस्त को मतलब क्या करता है, फ्लैग को होस्ट करते हैं कि नहीं करते, तो देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब एक प्रश्न उठता है, ऐसे मुगल थे कौन, ठीक है, हु आर दे, ठीक है, मुगल थे कौन। तब मुगल दो महान वंशजों के वंशज थे। माता की ओर से बात करें तो मंगोल शासक चंगेज खान, जो कि चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था। ठीक है, मुख्यतः मंगोलिया था। उसके और उनके उत्तराधिकारी पिता की ओर से ईरान, इराक तथा वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर, जिसकी मृत्यु कब हो गई, तो 1404 में हो गई है। ठीक है, उसका मतलब वंशज था। 1404 में मृत्यु के 1398 की बात करेंगे तो 1398 में, ठीक है, इसने भारत के ऊपर भी आक्रमण किया था। ठीक है, तो तैमूर की तरफ से जो था, बाबर जो था, बाबर बोलना, तैमूर की तरफ से मुगल जो थे पिता की ओर से थे। ठीक है, और चंगेज खान की तरफ से मतलब क्या करेंगे, तो अपनी माँ की ओर से। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लेकिन मुगल जो थे अपने आप को क्या कहलाना पसंद करते थे, तो अपने आप को मुगल या फिर मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे। ठीक है, मंगोल से शब्द बना मुगल।
मंगोल से ही क्या शब्द बना, मुगल शब्द बना, लेकिन फिर भी मुगल जो थे अपने आप को मतलब मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। मतलब बहुत सारे लोगों के, ठीक है, बहुत सारे देशों में, बहुत सारे हिस्सों में, ठीक है, क्या किया था इसने क्या किया था, तो इसने मतलब क्या कहा, जेनोसाइड किया था। क्या किया था इसने, जेनोसाइड किया था। इसलिए अपने आप को मतलब क्या कहते थे, ये हमेशा मतलब कोशिश करते थे कि हम मतलब अपने आप को मुगल या फिर मंगोल ना कहलाए, ठीक है, ध्यान में आपको ये रखना है। दूसरी तरफ अगर बात करेंगे तो यही स्मृतियां मुगलों के प्रतियोगी उद्योगों से भी संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व महसूस करते थे। रीजन क्या था, इसीलिए ज्यादा गर्व महसूस करते थे क्योंकि इनका महान पूर्वज 1398 पे दिल्ली पे मतलब कब्जा कर लिया था। और जब दिल्ली पे कब्जा करता तो दिल्ली को ऐसा ही नहीं छोड़ देता, दिल्ली को बहुत ही बुरे तरीके से लूटा गया था। मैंने बताया भी था, वहां पर भी दिल्ली में भी जेनोसाइड हुआ था। अब बरसों पुरानी शहर जो थी दिल्ली, जो कि तैमूर के आक्रमण के बाद बहुत ही बुरी तरीके से मतलब उजड़ गई थी, ठीक है। दो आक्रमणकारी दिल्ली को बहुत ही बुरी तरीके से लूटता है, एक तैमूर हो गया, दूसरा नादिर शाह हो गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तैमूर जो थे उसके उत्तराधिकारी और मुगल सम्राट का एक लघु चित्र यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, जो कि 1702 और 1712 के समय में बना, जो कि औरंगजेब का शासनकाल था। तो मैंने ये बताया कि तैमूर जो थे, सॉरी, मुगल जो थे अपने आप को तैमूरी कहलाना पसंद करते थे, ठीक है। तैमूर जो थे इनके माँ के तरफ से थे, अभी पिता के तरफ से था, पिता के तरफ से था, ध्यान में रखेंगे। मध्य में जो बैठा हुआ तैमूर है, ठीक है, ये क्या है, ये तैमूर बैठा हुआ है, ठीक है, मध्य में जो बैठा हुआ तैमूर है, उसके दाहिनी ओर उसका पुत्र मिरन शाह है, ठीक है। इसके दाहिनी ओर की बात करेंगे तो मिरन शाह हो जाएगा, ठीक है, दाहिनी ओर ये, ठीक है, ये इधर होगा, ठीक है, ये मिरन शाह है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। जो प्रथम मुगल सम्राट बाबर का लकर दादा था, ठीक है, ये बाबर का क्या था, लकर दादा था। उसके बाद अगर बात करेंगे तो अबू सैयद बाबर का दादा, ये जो था बाबर का दादा है, ठीक है, ध्यान में रखिए, बता रहा हूं मैं ध्यान से। तैमूर की बाई तरफ की बात करेंगे सुल्तान मोहम्मद मिर्जा, ठीक है, तैमूर की बाई तरफ की बात करेंगे तो क्या होता है, सुल्तान मोहम्मद मिर्जा, ठीक है, इसी में सारा है। तो ये सारे के सारे तस्वीर जो दिया हुआ है इसमें मतलब देखोगे औरंगजेब तक का है, क्या है, औरंगजेब तक का है, क्योंकि तस्वीर कब बनाई गई है, 1702 और 1712 तक के रीजन में बनाई गई है। तो ये औरंगजेब तक का मतलब तस्वीर है, ध्यान में रखिए, क्योंकि औरंगजेब का शासन कब तक रहता था, 1707 तक रहता है। ये तस्वीर जो बनी हुई है कब बनी, 1702 की बनी हुई है, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे औरंगजेब तब का ये पूरा में, इसमें हुमायूं भी है, इसमें जहांगीर भी है, इसमें औरंगजेब भी है, इसमें बाबर भी है, इसमें अकबर भी है, इसमें शाहजहां भी है, सारा का सारा है, ठीक है। तो मुगल जो थे अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते थे तैमूर कहलाना। और तैमूर के साथ आप देखोगे तो इनका मतलब बहुत सारा मतलब क्या था, तो बहुत सारा इनका आपको तस्वीर भी आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से एक ये तस्वीर जो है आपका क्या है, तो प्रमुख तस्वीर है, ठीक है। क्लियर कॉन्सेप्ट यहाँ पे। अब चाहते हैं आगे क्या है, तो अब आगे देखोगे तो ठीक है, तो उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन जो था किस प्रकार किया था, चित्र बनाकर इन्होंने अपने वंशावली का प्रदर्शन किया। प्रत्येक मुगल शासक तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाए थे। जितने भी शासक जो थे, सभी ने क्या किया, तो सभी ने मतलब क्या किया, तो तैमूर के साथ अपने क्या किया, तो तैमूर के साथ अपने चित्र बनाए, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं आगे, जैसे चित्र एक की बात करें, चित्र एक को देखें, जो तैमूर और मुगलों के समूह की तस्वीर प्रस्तुत करता है, ठीक है। तो यहीं पे ये चित्र एक है, बीच में तैमूर बैठा हुआ है, और उसके बाद मुगल के सारे लोगों को मतलब दिखा के यहाँ पे चित्र के माध्यम से क्या, एक छवि को प्रस्तुत किया जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज होगी। आप देखेंगे मुगल का सैन्य अभियान, अब मुगल यहाँ पे आए तो मुगल को तो आप जान ही रहे, मुगल जब आएंगे तो यहाँ पे जाहिर सी बात है इनको बहुत अधिक मतलब क्या झेलना पड़ेगा, तो बहुत अधिक इनको कॉन्ट्राडिक्शन झेलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पहले से लोकल शासक थे। पहले से लोकल शासक में पहले से यहाँ पे अफगान थे, राजपूत थे, जब यहाँ पे आते थे इनका जो होता बहुत अधिक सैन्य अभियान इनको करना पड़ता है, ठीक है। सैन्य अभियान में सबसे पहले इनका बाबर निकल कर आएगा। बाबर 1526 से लेकर 1530 तक मतलब क्या करेगा, सैन्य अभियान करेगा। 1526 में पानीपत रहेगा, अब 1530 तक अपने मरते तक मतलब क्या करेगा, सैन्य अभियान में ही मतलब शामिल होगा, ठीक है। हालांकि हुमायूं को बहुत अधिक कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन बाबर के द्वारा जो सत्ता जो हुमायूं को मिली थी ना, वो कहते हैं ना, से मतलब वो सत्ता जो थी से मतलब देखने में तो गुलाब का फूल लगता था, लेकिन वो कैसा गुलाब का फूल था, जो कि पूरी तरीके से कांटों से मतलब भरी हुई थी, ठीक है। तो यही था, बाबर की तरफ से एक सत्ता तो, बड़ा सत्ता तो दिया गया, लेकिन उसको संभाल के रखना हुमायूं के लिए बहुत बड़ी चीज थी, ठीक है। और बोला जाता है हुमायूं जो था से मतलब ए मैन हु बॉर्न, क्या बोलते हैं, मतलब नहीं, चांदी के स्पून के साथ पैदा लेना, ठीक है, वही था। लेकिन उसका जीवन उतना आसान दिखता था, लेकिन उसका जीवन जो था उतना आसान नहीं था, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे प्रथम मुगल साम्राज्य की बात करेंगे, तो मुगल मुगल शासक की बात करेंगे, 1526 से 30 तक बाबर का समय काल था। लेकिन वो बात करेंगे 1494 में ही बाबर जो था फरगना राज्य का उत्तराधिकारी बन के प्राप्त कर लिया, जिस समय उसकी उम्र मात्र थी 12 वर्ष की थी। कहते हैं ना, अकबर जो था बहुत कम में शासक बना, 13 साल कुछ दिन था। लेकिन उससे भी कम वर्ष में अगर बात करेंगे तो बाबर जो था फरगना का शासक बन गया था मात्र 12 वर्ष की उम्र में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे।
मंगोले की दूसरी शाखा उज्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी मतलब छोड़नी पड़ी थी, ठीक है। तो मंगोलों की दूसरी शाखा उज्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी थी और अनेक वर्षों तक भटकने के बाद 1504 में काबुल पे कब्जा कर लिया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है। तो पानीपत की लड़ाई के समय तो आपको 1504 में कहाँ पे कब्जा किया, काबुल पे कब्जा किया बाबा, ठीक है। अब 1526 में मतलब क्या किया, तो दिल्ली के सुल्तान जो था उस समय लोधी वंश का शासक था, जो कि अंतिम दिल्ली सल्तनत भी थे। तो वहां के जो शासक जो था इब्राहिम लोधी, उसे पराजित किया। उसे पराजित करने के बाद मतलब क्या होता है, तो दिल्ली के सत्ता पे मतलब क्या करता है, हथिया लेता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब देखिए मुगल फौज मतलब अभियान पे तस्वीर मतलब दिए हुआ है, ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। अब देखेंगे यहाँ पे मुगलों के प्रमुख सैन्य अभियान को दिखाया गया है, इसे ध्यान से पढ़िए। और क्या आप इस लंबे घटनाक्रम में कोई पुनरावृत्ति ढूंढ सकते हैं? उदाहरण के लिए आप यह गौर देखेंगे कि अफगान मुगल सत्ता के लिए, ठीक है, तत्कालीन खतरा थे। मुगलों और अहोम, अहोम जो था क्या, चैप्टर 7 में पढ़ेंगे, असम के क्षेत्र को कहा जाता था, ध्यान में रखना है। उसके बाद बात करेंगे तो सिखों की बात करेंगे तो चैप्टर 8 और 10 में पढ़ना है। मेवाड़ और मरवाड़ के बारे में चैप्टर 9 में पढ़ना है। ये सारे चीजों का आपको क्या करना है, आपको इस सारी चीजों का मतलब क्या करना है, ध्यान में रखना है। उसके बाद आगे हम चलेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे मतलब मुगल का अहोम के साथ भी एक रिलेशन निकल कर आता है, ठीक है, सिख के साथ भी एक रिलेशन निकल कर आएगा, मेवाड़ के साथ में इनका रिलेशन निकल कर आएगा, मारवाड़ के साथ में इनका रिलेशन नहीं आएगा, क्योंकि विभिन्न चैप्टरों में आप पढ़ोगे। यहाँ पे बस इतना हिंट दे दिया है इन सारी चीजों का, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे सफाविद ईरान से अकबर और हुमायूं के संबंधों में क्या अंतर था, ठीक है। औरंगजेब के शासनकाल में गोलकुंडा और बीजापुर अधिग्रहण में दक्कन में युद्ध अंत हो पाया, ठीक है। तो औरंगजेब के शासनकाल में बीजापुर और गोलकुंडा के अधिग्रहण से दक्कन का युद्ध मतलब समाप्त हो पाता है, ठीक है। औरंगजेब का ज्यादातर समय आप देखोगे जो दक्कन में ही बीतता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीजों का मतलब यहाँ पे बताया हुआ है किस तरीके से मुगल जो था अपना साम्राज्य का विस्तार मतलब किस प्रकार से करेगा, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे देखा है युद्ध में होने वाले, ठीक है, बारूद की तकनीक भारत की 14वीं शताब्दी में लाई गई थी, ठीक है। बारूद, युद्ध में क्या चीज का प्रयोग होना था, बारूद का प्रयोग होना था। आग्नेय शास्त्रों के लिए इसका प्रयोग सबसे पहले गुजरात, मालवा, दक्कन जैसे प्रदेशों में हुआ। सबसे पहले दक्षिण भारत में होता है, ठीक है, दक्कन में, गुजरात में, मालवा में, ठीक है, हुआ। एवं आरंभिक 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा इसका मतलब प्रयोग किया गया। विजयनगर के राज्य में भी हुआ था मतलब, ठीक है, बारूद का प्रयोग, लेकिन बाबर के द्वारा मतलब इसको व्यापक स्तर पर मतलब युद्ध में प्रयोग किया गया। और यही वजह थी कि पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर को वन साइडेड मतलब विक्ट्री मतलब देकर जाता है, ठीक है। इसके लिए बात करेंगे तो आगे चल के पढ़ेंगे तो हम जानते हैं ना, ऑटोमैन एम्पायर जो था तुर्की से मतलब दो मतलब क्या, तोपची को बुलाया गया था, जिसका नाम क्या था, तोपची का नाम याद है क्या? हम्म, उस्ताद ईसा सर। उस्ताद ईसा तो ताजमहल बनाया था, तोप चलाने क्यों आएगा? उसका नाम था मुस्तफा और सर कुछ नाम था, ठीक है, ध्यान में रूमी, रखेंगे। रूमी शायद था सर। रूमी युद्ध का पद्धति था, ठीक है, वो नाम नहीं था, ठीक है। मुस्तफा कुछ नाम था, याद नहीं आ रहा मुझे, ठीक है, मैं बता दूंगा। वो एक्चुअली ऑटोमैन एम्पायर से उनको बुलाए गए थे मुख्यतः तोप चलाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे तोप का मतलब देखिए यहाँ पे मतलब क्या दिखाया गया है। तो 16वीं शताब्दी में युद्धों में तोप का गोलीबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ। बाबर ने इसका पानीपत की लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया और बाबर को ये वन साइडेड मतलब विन करा कर जाता है, क्या, तो तोप का प्रयोग। आप देखेंगे बाबर जो था, प्रमुख अभियान क्या थी बाबर की, तो सबसे पहले बाबर का समय काल की बात करेंगे, भारत की बात कर रहा हूँ, तो 1526 से लेके 1530 तक रहेगा। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में हुई थी। पानीपत के दौरान इब्राहिम लोदी एवं उसने अफगान समर्थकों को हराया, ठीक है। तो इब्राहिम लोदी का समर्थक था कौन था, अफगान था, ठीक है। तो इनको मतलब क्या करता है, बाबर जो था पराजित करता है। और ये इब्राहिम लोदी जब युद्ध भूमि में ही मतलब क्या हुआ, मारा गया। और दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जो कि मतलब क्या हुआ, युद्ध भूमि में मारा जाता है, ठीक है। आप देखेंगे 1527 में खानवा का युद्ध हुआ, जिसमें राणा संजय राजपूत राजा उसके समर्थकों को हराया, ठीक है। इसी में बाबर ने किसका नारा दिया, जिहाद का नारा दिया। क्या चीज का नारा दिया, जिहाद का नारा दिया। जिहाद का नारा का मतलब क्या होता है, हम अपने धर्म के लिए मतलब क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम अपने धर्म के लिए क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। इसको क्या करना बोलते हैं, जिहाद करना बोलते हैं। और यहाँ पे बाबर के सामने जो शासक जो था क्या था, बाबर के सामने जो शासक जो था वह हिंदू था, क्या था, बाबर के सामने जो शासक जो था हिंदू था। इसीलिए इस्लाम को समर्थक लेने के लिए बाबर ने यहाँ पे क्या चीज का नारा दिया, जिहाद का नारा दिया। सिर्फ हमें धर्म के लिए मतलब क्या है, हिंदुओं से मतलब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद 1528 में मतलब चंदेरी की लड़ाई होता है, यहाँ पे मेदिनी राय हारता है, ध्यान में रखेंगे। और ये जो था ये भी क्या थे, राजपूत थे, ठीक है, ध्यान रखिए। ये सारे कंडीशन होने के बाद क्या होता है, अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा जो था मुगल के नियंत्रण स्थापित कर लिया था बाबर ने, ठीक है। बाबर के बाद शासक जो आएगा मुगल में क्या आएगा, हुमायूं आएगा। हुमायूं दो
क्रम में शासक रहेगा, ठीक। एक 1530 में बाबर का मरेगा और 1540 तक, और फिर मतलब 1555 में आएगा। 1555 में मछीवाड़ा सरहिंद जीतने के बाद 1 वर्षों तक शासक रहता है, ठीक है। तो 2 टर्म में शासक रहता है, ध्यान में रखिएगा। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा कर दिया, ठीक है। आप मुगलों में एक परंपरा थी, जायदाद का बंटवारा करना, जो कि भाइयों के बीच में जायदाद का बंटवारा किया जाता है। लेकिन मुगलों में एक परंपरा ये भी थी ना, मतलब जो सबसे ज्येष्ठ पुत्र जो होगा ना, वो बादशाह नहीं बनेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। मतलब चाहे क्या बोले, ज्येष्ठता के आधार पे, ठीक है, बादशाह बनाया जाना ये कोई जरूरी नहीं। जो काबिल होगा वही मतलब शासक बनेगा, डजेंट मैटर वो बड़ा बेटा हो या फिर छोटा बेटा हो, ठीक है। इसी चीज को मतलब औरंगजेब ने जस्टिफाई करना चाह रहा था, ठीक है। तो उसने सारे भाइयों को मारकर खुद शासक बना, इसी चीज के आधार पे। तो मतलब मुगलों में कभी ये चीज को नहीं देखा गया सो कौन बड़ा है कौन छोटा है, जो ज्यादा मतलब लायक है वो मतलब शासक बनेगा। लेकिन जब हुमायूं जब था ना, तो हुमायूं को बाबर कह के गया था से तुम अपने भाइयों के बीच में मतलब क्या करोगे, अपने सत्ता का मतलब बंटवारा करोगे। इसीलिए मतलब हुमायूं मतलब क्या था, थोड़ा दयालु किस्म का था। क्या था एक्चुअली में, ये हुमायूं जो था दयालु किस्म का था। उसने क्या किया, अपने सारे भाइयों के बीच में मतलब क्या कर दिया, सत्ता की बंटवारा कर दिया। यहाँ तक कि अपने भाइयों का तो छोड़ो, ठीक है, उसने अपने सौतेले भाई को भी मतलब क्या किया, कुछ कुछ प्रदेश दे दिया, ठीक है। यही हुमायूं का सबसे बड़ा मतलब क्या माना जाता है, कमजोर कड़ी भी मानी जाती है, ठीक है। आप देखेंगे प्रत्येक भाई को एक प्रांत मिला, उसके उसके भाई मिर्जा कमरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं ने अपने अफगान प्रतिनिधियों के सामने फीका पड़ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मिर्जा करमान को सत्ता तो दे दिया, ठीक है, लेकिन मिर्जा करमान से जब सपोर्ट जो मांगा गया, तो उससे मतलब उसने सपोर्ट नहीं दिया, ठीक है। शेर शाह सूरी के खिलाफ भी सपोर्ट माना। यहाँ से जब हारने के बाद भी जाता है कमरान मिर्जा के पास में, काबुल में रूल कर रहा था, तो वहां पर भी इसने सपोर्ट नहीं किया, ठीक है। और इसी वजह से अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने हुमायूं जैसे क्या था, फीका पड़ गया, क्योंकि अपने में ही इसे मतलब साथ नहीं दिया, ठीक है। शेर खान के साथ इसकी लड़ाई होती, दो दो बार शेर खान ने इन्हें हराया। 1539 में चौसा की लड़ाई में हराया, 1540 में कन्नौज में लड़ाई में हराया। और इन्हीं पराजयों की वजह से ये मतलब कहा ईरान भागने को मतलब बाद मतलब क्या हो गया, बाध्य हो गए, ठीक है। मतलब इनको भाग के कहा जाना पड़ा, ईरान भाग के जाना पड़ा, ठीक है। और ईरान में जो उस समय जो शाह जो था, इसका नाम था सफाविद, क्या नाम था, सफाविद शाह से मदद ली। लेकिन सफाविद शाह जो था, इसे मदद करने के लिए कंडीशन क्या डाल दिया, जो मुगल जो थे ना, वो मुगल जो थे इस्लाम में दो फेथ होता है, ठीक है। एक फेथ जो होता है सुन्नी होता है, और दूसरा फेथ जो होता है, एनसीईआरटी नहीं लिखा लेकिन मैं बता रहा हूँ, दूसरा फेथ जो होता है शिया फेथ होता है, ठीक है। क्या होता है, शिया फेथ होता है, ठीक है। ये सफाविद शाह जो थे, ये शिया फेथ को फॉलो करते थे। किसको फॉलो करते थे, शिया फेथ को फॉलो करते थे। सारे के सारे मुगल जो थे क्या थे, सुन्नी थे। इसने बोला हम तुमको तभी मदद करेंगे जब शिया को फेथ को तुम भी फॉलो करने लोगे, ठीक है। तो थोड़ा समय के लिए हुमायूं जो था शिया फेथ को फॉलो करने लगा था। वही जब ईरान के शाह ने जब हुमायूं को जो सपोर्ट किया था, 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा किया, परंतु उसे अगले वर्ष इस इमारत की दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा 1555 में क्या था, तो आप देखोगे उस समय मतलब शेर शाह सूरी की भी मतलब क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। शेर शाह सूरी का शासनकाल कब से कब तक रहेगा, तो 1540 से लेके कब तक रहेगा, तो 1545 तक, ठीक है। तो इतने वर्षों तक शेरशाह के सूरी के शासनकाल रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब हुमायूं को लगता है सब अच्छा मौका है, ठीक है। भारत की गद्दी की बात करेंगे तो वहां पे कोई मतलब प्रमुख दावेदार नहीं है, तो अच्छा यही होगा। क्या अच्छा होगा, सो मतलब से आराम से मतलब क्या करना चाहिए, तो जाके मतलब क्या करना चाहिए, तो दिल्ली पे मतलब क्या करना चाहिए, दिल्ली पे जाके मतलब कब्जा करना चाहिए। और यहाँ पे ईरान का शाह जो था वो भी मतलब मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इसी क्रम में आप देखोगे, आप क्या देखोगे, तो मतलब जाके मतलब पूरी तरीके से दिल्ली पे मतलब फिर से मतलब दो लड़ाई होती है, ठीक है। एक सरहिंद होता है पहले, उसके बाद मच्छीवाड़ा होता है। और दोनों में मतलब क्या होता है, अफगान को हरा के फिर से हुमायूं जो था दिल्ली पे मतलब कब्जा करता है। लेकिन मतलब कुछ ही दिन के बाद क्या होता है, अपने ही बनाए पुस्तकालय भवन की सीढ़ियों से गिरकर मतलब उसकी क्या होती है, तो मृत्यु हो जाती है, ठीक है। संक्षेप में हुमायूं के बारे में जानकारी थी। अब चलेंगे अकबर। अकबर जो था, हुमायूं की मृत्यु 1556 में होती है। 1605 में जो था अकबर मतलब क्या होता है, शासक बनता है, ठीक है। 13 वर्ष की अल्पमायु में मतलब अकबर जो था सम्राट बना, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। उसके शासनकाल को 3 अवधियों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। उसके शासनकाल को 3 अवधि में हम लोग विभाजित कर सकते हैं। अब कैसे इनके 3 अवधि में विभाजित करेंगे, तो अकबर जिस समय शासक बना ना, काफी अधिक यंग था, ठीक है। तो उसका एक मतलब क्या होता था, उसका एक रेजिडेंट होता था जो कि हुमायूं का बहुत अधिक विश्वासी था। तो उसको बोला से भाई भाई ऐसा करो कि तुम मतलब क्या करो, इसका ध्यान रखो, ठीक है। तो 1556 से लेकर 1570 के मध्य अकबर अपने संरक्षक बैरम खान और अपने घरेलू, ठीक है, कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो ये 1556 से लेकर 1570 तक का जो समय था ना, एक अलग से आएगा, ठीक है। उसने सूरी और अन्य अफगान निकटवर्ती राजाओं मालवा गोडवाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उजबेगों का विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए। 1568 में क्या होता है, सिसोदिया के राजा ने चित्तौर, ठीक है, 1569 रणथंभौर पे भी कब्जा कर लिया, ठीक है।
क्या ध्यान है कि राजपूत का दोनों था, सिसोदिया और मतलब क्या रणथंभौर जो था क्या था, राजपूत का था। तो यहाँ पे बोलेगा से मतलब शुरू में तो पहले अपने लोगों के ही मतलब विद्रोह से मतलब इसने आपको मतलब क्या किया, जैसे इसका सौतेला भाई था जिसका नाम था मिर्जा हाकिम, ठीक है, उससे मतलब ये लड़ा, उसको मतलब पराजित किया। उसके बाद बात करें इसमें आप देखेंगे बैरम खान से थोड़ा इसका मतलब मतभेद हो गया था, क्योंकि बैरम खान जो था अपने हिसाब से चीजों को चलाना चाहता था। बैरम खान से मतलब अपने आप को मुक्त कराया। घरेलू कर्मचारी में भी इसको बहुत अधिक मतलब क्या था, डिपेंड था, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे पेटीकोट का शासन निकल कर आता है, नहीं आता पेटीकोट का शासन, इसमें महिलाओं का बहुत बहुत अधिक मतलब क्या थी, बहुत अधिक मतलब डिपेंडेंट था, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो इससे भी मतलब खुद को मतलब क्या करता है, मुक्त करता है। तो ये 1556 से 1570 का जो मध्य का जो समय था ना, अपने आप को पूरी तरीके से मतलब क्या किया, अपने घरेलू लोगों से मतलब बाहरी लोगों से पूरी तरीके से मतलब अकबर जो था स्वतंत्र हो जाता है, ठीक है। उसके बाद 1568 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ पे, अब 1569 में क्या किया, रणथंभौर पे कब्जा कर लिया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलेंगे आगे, एक मिनट। अब आगे चलेंगे तो आप देखोगे, ठीक है, आगे चलोगे तो आप देखोगे क्या होता है, 1570 और 85 के मध्य गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान हुए, ठीक है। कहाँ हुए, तो 1570 और मतलब 85 के बीच में आप देखोगे तो गुजरात के बीच मतलब क्या होता है, सैनिक गुजरात के विरुद्ध मतलब सैनिक अभियान हुआ। इन अभियानों के पश्चात उसने पूर्व में ही बिहार, ठीक 80 के आसपास, बिहार को कब हासिल करता है, 1576 में। कब करता पूछ लेगा, बिहार के पांडे 1576 में बिहार पे कब्जा करता है। अब 1580 में बिहार को मतलब स्वतंत्र प्रांत की भी दर्जा दे देता है, ठीक है। तो 1500 यहाँ पे 70-85 के मध्य में क्या करता है, अपने साम्राज्यवादी नीति के तहत पूर्व में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में अभियान चलाए। अब 1579-80 में मिर्जा हाकिम के पक्ष में हुए विद्रोह ने और भी जटिल कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका 1570 से 85 तक एक काल, 1556 तक 70 तक एक काल, ठीक है। अब 1585 से लेकर 1605 तक, जब अकबर का मृत्यु हो जाता है 1605 तक, तो 3 कालों में इसकी साम्राज्यवादी नीति को क्या किया है, तो इसको विस्तार कर दिया, ठीक है। अब 1585 और 1605 के मध्य अकबर ने साम्राज्य का विस्तार हुआ, उत्तर पश्चिम अभियान, उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए गए, सफाविदों को हराकर कंधार पे कब्जा कर लिया गया, ठीक है। तो कंधार बड़ा इंपॉर्टेंट था, ठीक है, कंधार जो था बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जो कि मतलब किसके समय में निकल जाएगा, तो शाहजहां के समय में, सॉरी, जहांगीर के समय में ही निकल गया था, लेकिन थोड़ा सा निकला, लेकिन शाहजहां के समय में पूरी तरीके से कंधार जो था स्वतंत्र हो गया है, ठीक है। और कश्मीर को भी जोड़ लिया, तो मतलब इसने देखेंगे कश्मीर को भी जोड़ लिया, कंधार को भी जोड़ लिया। इस सारे चीजों को किया आपने आखिरी टर्म में, 85 और मतलब क्या था, 1605 वाला जो टर्म था उसमें ये सारी चीजों को करता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, मिर्जा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। मिर्जा हाकिम के पास मतलब काबुल का राज्य था, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो मिर्जा हाकिम की बात करेंगे क्या, तो मतलब उधर का जो था ना, ये लोग मिर्जा की उपाधि धारण करते थे, ठीक है, बाबर के भी पिता उमर शेख मिर्जा, ठीक है, तो ये लोग मिर्जा का भी उपाधि धारण करते थे। तो उधर जो रह गया था ना, भारत से बाहर जो शासक सब जो रह गए थे, वो सारे के सारे ने मिर्जा की उपाधि धारण किए थे। तो कंधार में इसी का चचेरा भाई जो था, जिसका नाम था क्या, हाकिम मिर्जा, उसके मृत्यु के बाद काबुल को भी अपने राज्य में मिला लिया। दक्कन के अभियानों की शुरुआत हुई, और बरार, खानदेश और अहमदनगर, 3 दक्कन का राज्य जो था, इसी के समय मतलब क्या होता है, उसके सारे हिस्से को तो नहीं मिलाया गया था, लेकिन कुछ हिस्से को मतलब अकबर के शासनकाल में ही मतलब क्या किया था, मिला लिया गया था, ठीक है। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ाया। यही सलीम आगे चलकर सम्राट जहांगीर बना, ठीक है। बाद में फिर बेटा का ही मतलब क्या होता है, विद्रोह हो जाता है। तो बेटा का विद्रोह होने की वजह से मतलब देखोगे अकबर का सत्ता जो है थोड़ा सा मतलब क्या होता है, लड़खड़ा जाता है। यही आगे चल के मतलब क्या था, सलीम जो था मतलब क्या बना, जहांगीर बना। तो अकबर के शासनकाल को 3 भागों में हम लोग क्या करेंगे, विभाजित करेंगे, ध्यान में रखिएगा, एक मिनट। 3 भाग में भी है, एक होगा 1556 से लेकर 70 तक, जिसमें अपने लोगों से मतलब ये मुक्त होगा, ठीक है, अपने भाइयों से मुक्त होगा, अपने परिजनों से मुक्त होगा, बैरम खान से मुक्त होगा। दूसरा 1570 से लेकर 85 तक, जिसमें पूर्व में मुख्यतः बिहार हो गया, बंगाल हो गया, उड़ीसा में अभियान चलाएगा। उसके बाद तीसरा जो होगा 1585 से लेकर 1605, इसमें कंधार के ऊपर कब्जा करेगा। दक्कन में मतलब क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो कश्मीर में मतलब कंट्रोल करेगा, कहाँ गया कश्मीर, कश्मीर भी इसी समय करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजों को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। ये सारी चीजें मतलब निकल कर आते 3 टर्म में। यहाँ पे अकबर के शासनकाल को क्या किया हमने, यहाँ पे क्या किया, तो डिवाइड करके एनसीईआरटी आपको बताने की कोशिश कर रहा है, इसको जरा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब आगे चलते, आप चलते जहांगीर। जहांगीर जो था किसका बेटा था, सिंपल प्रश्न। अकबर का सर। और का अकबर का। बिल्कुल अकबर का बेटा जो था जहांगीर था, इसको जरा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आगे हम इसके बारे में, थोड़ा पढ़ते से क्या चीजें निकल कर आती है, ठीक है। देखिए जहांगीर का शासनकाल जो था 5 से लेकर 27 तक, इसके शासनकाल भी थोड़ा बहुत उलझा हुआ था, ठीक है, क्योंकि व्यक्ति जो था थोड़ा यास किस्म का था, थोड़ा शराब पीने में माहिर था,
थोड़ा बुरी लतें थी इसके पास, ठीक है। तो ये ध्यान बहुत अधिक प्रशासन में नहीं दिया करता था। तो इसके शासनकाल में इसकी पत्नी नूरजहां की बात करेंगे तो बहुत अधिक मतलब क्या था, उनका डिपेंडेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बहुत शक्तिशाली थी नूरजहां, इसके शासनकाल में बहुत अधिक मतलब इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे बहुत रीजन क्या बढ़िया। था आप देखोगे, बिल्कुल देखेंगे, जहांगीर ने अकबर को सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार कर ली। अब कहते हैं ऐसे मतलब जो काम बाप कभी नहीं कर पाया या फिर कोई भी ग्रेट मुगल नहीं कर पाए, वो मतलब क्या किया, से जहांगीर ने करके दिखाया, ठीक है। मेवाड़ के सिसोदिया के शासक अमर सिंह को अपने मुगलों की सेवा में मतलब स्वीकार करवा दिया, बहुत बड़ी बात थी। लेकिन इसने एक और ऐसा भी काम कर दिया जो कि किसी मुगल ने वर्षों से उसे संभाल के रखा था। कंधार इसके समय हाथ से निकल गया, ठीक है। शाहजहां के समय जाते जाते पूरी तरीके से हाथ से निकल जाता है, ठीक है। इसके बाद सिख अहोमों अहमदनगर के खिलाफ, सिख के खिलाफ भी चलाया, अहोम के खिलाफ भी चलाया और अहमदनगर के खिलाफ भी अभियान चलाया, ठीक है, जो पूर्णतः मतलब सफल नहीं हुए। अहोम पे तो कभी कोई मुगल कब्जा कर ही नहीं पाया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अहमदनगर भी इसके समय में नहीं आता है, औरंगजेब के समय में आएगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद बात करेंगे, हाँ इसके बाद बात करेंगे कौन बच गया था, हाँ सिख। सिख के समय मतलब एक हत्या कर दी जाती है, ठीक है। जहांगीर हत्या करवा देता है, किस सुख गुरु का हत्या करवा देता है, गुरु तेग बहादुर को। गुरु तेग बहादुर। गुरु हम्म, अर्जुन। अर्जुन देव का, ठीक है। क्यों हत्या करवा देता है, क्योंकि खुर्रम को सपोर्ट किया था, ठीक है। जहांगीर के शासन के ओके। अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाए, ने विद्रोह कर दिया, ठीक है। अब विद्रोह करने बिल्कुल जहां, क्योंकि रीजन क्या था विद्रोह करने, क्योंकि जहां जहांगीर के शासनकाल में, ठीक है, इसकी पत्नी जो थी नूरजहां का बहुत बड़ा रोल था, ठीक है। और नूरजहां मतलब क्या कहती थी, शाहजहां को मतलब क्या कि हाशिए पे धकेलने का प्रयास की। मतलब नूरजहां कभी भी नहीं चाहती थी कि शाहजहां मतलब क्या बने, शासक बने, ठीक है। नूरजहां किसे शासक बनाना चाहती थी, नूरजहां किसे शासक बनाना शाहजहां चाहती को। थी, क्या, शहर शायर को, बहुत सुंदर, किसे शासक बनाना चाहती थी, तो शहर। शहर शायर को शासक बनाना चाहती थी, ठीक है। लेकिन मतलब वो अपने प्रयत्न में मतलब क्या असफल है। रीजन क्या था, सर नूरजहां का एक विवाह पहले भी हुआ था, ठीक है। नूरजहां का एक विवाह पहले भी है, तो उनसे उनकी एक पुत्री थी, ठीक है, आई थिंक लाडली बेगम सर नाम था, ठीक है। तो उनसे जो एक पुत्री थी उसका विवाह उसने क्या किया था, शहर शायर से कर रखा था, ठीक है। तो शहर शायर क्या हो गया, इसकी दामाद हो गया। तो किसी भी तरह चाहती ओके। थी शहर शायर को मतलब शासक बने, लेकिन शहर शायर एक नंबर का बेवकूफ आदमी था, ठीक है। न तो उसको राजकाट में कोई इंटरेस्ट था, न तो कोई राजपाट में कोई इंटरेस्ट था, नहीं तो मतलब एक अच्छा सैनिक था। दिन भर शराब पी के मतलब पड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो बाद में देखिए ये शाहजहां जो था, जहांगीर जो सॉरी शाहजहां जो था अच्छा सेना नायक था, ठीक है, दक्कन में भी लड़ने का अनुभव था। अब बहुत जगह पे इसने मतलब काम भी कर रखा था, एक अच्छा संचालक था। लेकिन नूरजहां अपने जिद की वजह से क्या किया, शाहजहां से मतलब क्या किया, इनका मतभेद हो जाता है। और यही चल के आगे चल के शाहजहां जो था से मतलब अगला मतलब मुगल मतलब बनता है। उसके बाद नूरजहां को मतलब पेंशन दे के भेज दिया जाता है कहाँ पे, तो उधर क्या बोलते हैं, काबुल भेज दिया जाता है, ठीक है। लाहौर, या लाहौर, हाँ लाहौर भेजा जाता, सॉरी, ठीक है। एक प्रश्न ये भी आता, एक प्रश्न ये भी बनता था, औरंगजेब का ज्यादातर समय किसके पास बीता, तो ज्यादातर समय जो था नूरजहां के पास ही बीता था, ठीक है। बचपन जो था नूरजहां का पास बीता था औरंगजेब का, ठीक है। अब चलते शाहजहां। शाहजहां जो शासक बनेगा 1627 में बनेगा, 1658 तक रहेगा, ठीक है। और दक्कन में शाहजहां का अभियान जो थे जारी थे। अफगान अफिजात खान जहान लोदी ने दक्कन में विद्रोह किया और वो पराजित हुआ। अहमदनगर के विरोध अभियान हुआ जिसमें बुंदेलों की हार हुई, ओरछा पे कब्जा कर लिया गया। उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए एक मिनट क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ फैक्ट है, इसको जरा ध्यान रखिएगा। अब देखिए दक्कन में मतलब शाहजहां का विद्रोह जो था वो मतलब क्या था, विद्रोह जो था, अभियान जो था वो मतलब शुरू रहता। अफगान अफजात खान जहान लोदी ने विद्रोह किया और वह पराजित हो गया। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ, जिससे बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पे कब्जा कर लिया गया। उत्तर पश्चिम की बात करेंगे, उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उजबेगों के विरुद्ध अभियान हुआ जो असफल हुआ। परिणाम स्वरूप कंधार सफाविदों के हाथ में चला गया, ठीक है। सफाविद वही थे कंधार के जो शासक जो थे, तो इसी के शाहजहां के समय ही मतलब क्या होता है, चला जाता है आराम से। लेकिन ये मुख्य रूप से अगर बात करेंगे ना, तो जहांगीर के शासन काल में ही मतलब कंधार निकल गया था। लेकिन शाहजहां के शासन काल में पूरी तरीके कंधार जो था सफाविदों के पास चला जाता, जो कि ईरान का शाह था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 1632 में अंततः अहमदनगर में मुगलों के राज्य में मिला लिया गया, ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अहमदनगर जो था इसी के समय मतलब मुगल के राज्य में मतलब क्या होता मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे बीजापुर के सेनाओं ने मतलब सुलह सुलह के लिए निवेदन किया और सुलह के लिए मतलब मान भी जाते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब क्या था 1657-58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच
क्या होता, फिर से मतलब क्या होता, उत्तराधिकारी को लेकर मतलब क्या होता, झगड़ा होता। झगड़ा। और इसमें मतलब अंतिम रूप से आप देखेंगे तो औरंगजेब की विजय और मतलब दारा सिकों समेत उनके तीनों भाइयों के मतलब मौत की घाट उतार दिया जाए। जैसे पहले सामूगढ़ की लड़ाई थी, ठीक है, बहुत सारी लड़ाई था, जिसमें से मतलब क्या होता, मुख्य रूप से औरंगजेब और उसके 3 पुत्र, ठीक है, मतलब टोटल 4 पुत्र थे। अंतिम रूप से तीनों भाई को मतलब मौत का मतलब घाट उतार दिया जाता है। फाइनली रूप से औरंगजेब जो था क्या बना, शासक बना। और ऐसे क्रम में आप देखोगे मतलब यहाँ पे भाइयों के मौत के घाट उतारने के बाद शाहजहां को भी मतलब शेष जिंदगी के लिए आगरा के किले में मतलब क्या कर दिया जाता है, कैद कर दिया जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद शासक बनेगा औरंगजेब बनेगा। 1630 उत्तर पूर्व में अहोमों की पराजय हुई, परंतु उन्हें 1680 में पुनः मतलब विद्रोह कर दिया। उत्तर पश्चिम में मतलब देखेंगे यूसुफ जाई और सिखों के विरुद्ध अभियान पे अस्थायी सफलता मिली, ठीक है। सिख का विद्रोह इसके समय भी होगा, क्योंकि इसने भी क्या करेगा, सिख गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा देगा, ठीक है। मारवाड़ के राठौर राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ मतलब विद्रोह किया। कारण इसका कारण था कि आंतरिक राजनीति और उत्तराधिकारी मामलों में मुगलों का हस्तक्षेप, ठीक है। तो यहाँ पे मारवाड़ के राठौर जो थे मुगलों के खिलाफ मतलब क्या क्या विद्रोह कर दिया। रीजन क्या था, मतलब आंतरिक उनका जो इंटरनल मैटर जो था उसमें मुगल जो थे हस्तक्षेप कर रहे थे, ठीक है। मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मतलब मुगल अभियान प्रारंभ में सफल रहे, परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैद खाने से भाग निकले, ठीक है। आगरा स्थित जो मुगल खान कैद खाना था उसको जयपुर भवन के नाम से जानते हैं। किसको नाम से, जयपुर भवन के नाम से जानते हैं। यहाँ पे मतलब शिवाजी को मतलब कैद करके रखा गया था, ठीक है। तो शिवाजी को पहले बुलाया जाता संधि करने के लिए, लेकिन वहां पे मतलब उनको बहुत एक नॉर्मली टाइप से मतलब पेश किया जाता है। इससे शिवाजी काफी अधिक क्या हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, और वो मतलब क्या होते हैं, उनको बाद में उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन बाद में जाके बहुत आसानी से चकमा देकर शिवाजी मतलब क्या होता है, स्वतंत्र हो जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल। मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए इस्लाम धर्म कबूल करवाना चाहता था औरंगजेब। हाँ, बहुत सारे रीजन थे। सबसे पहली तो बात, जो रिस्पेक्ट इनको मिलना चाहिए वो रिस्पेक्ट इनको दिया नहीं गया, ठीक है। उनको मतलब एक लाइन में खड़ा करवा दिया गया, जो कि मतलब सामान्यतः मतलब जिनको मतलब किया जाता है, ये सारी चीजें की गई। अब मतलब उनको एक राजा की तरह रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, एक राजा की तरह मतलब उनको रिस्पेक्ट नहीं मिला, ठीक है। इन सारी चीजों से वो काफी अधिक मतलब क्या थे, नाराज थे, ठीक है। बाद में जब उनका विरोध किया दरबार में ही था, मतलब जब इनको अरेस्ट करने की मतलब इनको गिरफ्तार करा कर आगरा के जयपुर भवन में कैद कर दिए गए, जहां से वो बाद में आराम से निकल जाते हैं, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे क्या था, तो आप यहाँ पे देखोगे से उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। शिवाजी बाद में देखना है उसको स्वतंत्र शासक घोषित कर देते हैं, और मुगलों के विरुद्ध उन्होंने अभियान चलाया, ठीक है। और यहाँ पे देखो कि राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध मतलब क्या होता है, विद्रोह कर देता है, ठीक है। अकबर, ठीक है, कौन, अकबर। तो ये अकबर प्रथम था, ठीक है। अकबर द्वितीय आता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, बाद में आता है, जो कि इसको राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी, ठीक है। ये अकबर फर्स्ट था, ठीक है। और ये अकबर फर्स्ट का ही पीछे करते करते औरंगजेब था दक्कन की तरफ जाता है, और दक्कन की तरफ जाता है और वहां से मतलब दक्कन में ही मतलब फंसा हुआ हमेशा से रह जाता है, ठीक है। और बात करेंगे ये अकबर सेकेंड को सपोर्ट किसने किया, अकबर फर्स्ट को सपोर्ट किसने किया, तो मराठा ने सपोर्ट किया। दक्कन का सल्तनत का भी सहयोग मिला, अंततः तो वो सफाविद ईरान भाग गया, ठीक है। मतलब कहाँ चला गया, तो ईरान चला गया, ठीक है। क्योंकि सफाविद ईरान चला गया तो जाहिर सी बात है ईरान के साथ तो मुगलों की दुश्मनी थी कंधार को लेकर। प्रश्न भी पूछता है मुगलों और मतलब शाह के, ईरान के शाह के बीच झगड़ा का कारण क्या था, तो झगड़ा के कारण आपका क्या था, तो कंधार था, ठीक है। यही कंधार है जहां पे 1999 में, ठीक है, इंडियन एयरलाइंस का प्लेन को हाईजैक करके ले गया था, जिसको हम लोग कंधार हाईजैक के नाम से जानते हैं, ठीक है। अफगानिस्तान में पड़ता है, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें मतलब चल रही थी। आप देखेंगे अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी। 1685 में बीजापुर, 1687 में गोलकुंडा को मुगलों ने अपने राज्य में मतलब क्या क्या मिला लिया, ठीक है। सब पहला ही मतलब शिवाजी के समय ये सारा राज्य अगर चाहता तो मुगलों में आराम से मिल जाता था, लेकिन मुगल कार्रवाई करती थी, सॉरी, मुगल कार्रवाई करती थी, औरंगजेब बहुत आसानी से इन सबको मिला लेता, लेकिन शिवाजी हमेशा नहीं चाहते थे समझ दक्कन की चीजों में उलझ के रखे, ठीक है। और ये हमेशा शिवाजी बोल रहा हूँ, क्या मैं बोल रहा हूँ, और ये शाहजहां नहीं चाहता था दक्कन के शासकों से उलझ जाए। जब भी मतलब इनको जब हरा देता था और इसे बोलता था मैंने इनको आसानी से पराजित कर दिया, इनको तो मिला ले, लेकिन बाद में जाकर क्या करे, दक्कन के शासक बहुत अधिक चालाक थे, वो क्या करते थे, बहुत अधिक गिफ्ट वगैरह शाहजहां को दे देते थे, अपने आप को मतलब क्या ही रहते थे, ठीक है। लेकिन ये औरंगजेब था पूरी तरीके से दक्कन के शासकों को अंतिम रूप से क्या किया, तो मुगलों में मतलब मिला लिया, ठीक है। इसमें से 1685 में बीजापुर को, 1687 में गुलकंडा को मुगल में मतलब मिला लिया। अहमदनगर तो पहले ही मिल गया था, ठीक है, शाहजहां के शासनकाल में, ठीक है। अब 1698 में औरंगजेब ने दक्कन में मराठा को छापामार पद्धति का उपयोग कर रहे थे कि विरुद्ध अभियान का क्या प्रबंध स्वयं किया। औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों,
जाटों सतनामियों, उत्तर पूर्वी में अहोम व दक्कन में मराठों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। मतलब इसका जो शासन जो था ना, इसका शासन पूरा अशांत भरा था, ठीक है। बहुत जगह आपको विद्रोह आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए एक शासक रहते हुए भी औरंगजेब कभी भी एक शासक का मतलब भोग जो होता है वह नहीं कर पाया, ठीक है। सभी मुगलों ने बहुत अधिक मतलब शासक शासक के रहते हुए बहुत सारा मतलब शासकीय मतलब चीजों को मतलब भोगा, बहुत सारे चीज का आनंद लिया, लेकिन औरंगजेब नहीं कर पाया, क्योंकि हमेशा ये परेशान ही रहा। कभी दक्कन की तरफ विद्रोह हो जाता था, तो कहीं अहोम की तरफ होता था, तो कभी आप मतलब देखेंगे तो इसके मतलब पुत्र से भी काफी अधिक परेशान था। ये सारी चीजें मतलब होती रही, ठीक है। अब बात करेंगे जैसे उसकी मृत्यु होती तो वहां से आपका मुगल का एक नया चैप्टर शुरू होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तरवर्ती मुगल बोलते हैं या फिर पूर्ववर्ती। हाँ, ठीक है। मतलब आप उत्तरवर्ती मुगल बोलते हैं, और फिर से मतलब क्या होता है, उत्तराधिकारी की लड़ाई मतलब फिर से मतलब सर शुरू हो जाती है। मेरा एक प्रश्न था सर, हम्म। ये अकबर प्रथम किनका पुत्र था? औरंगजेब का। अच्छा, अकबर औरंगजेब फर्स्ट, का था। जिसका मतलब जो जी। कि अकबर के शासन में विद्रोह किया था, जिसको सल्तनत इधर इधर क्या बोले, दक्कन के सल्तनत के शासकों ने भी सपोर्ट किया था, मराठों ने भी सपोर्ट किया था। इसी का पीछा करते करते दक्कन में जाता है, ठीक है। दक्कन में उलझ के हमेशा के लिए रह जाता है औरंगजेब, ठीक है। समझ गए ना, बाद में जाकर ईरान भाग जाता है, ठीक है। उसके बाद तो अकबर द्वितीय तो बहुत लास्ट में आता है, जो कि शिवाजी को, सॉरी, जो कि राजा राम को, राजा राम मोहन राय जी को राजा की उपाधि देती है, ठीक है। जी सर, वो बहादुर शाह जफर से जस्ट पहले है वो। बिल्कुल, बहादुर ठीक शाह है। जफर ध्यान में द्वितीय रखें, से बिल्कुल, जस्ट हाँ, पहले। ठीक। अब यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ये सारे यहाँ पे एक मैप दिया गया है, ठीक है। मैप दिया गया सारे पे मतलब मुगलों का मतलब अधिकार हो गया, ठीक है। ध्यान रखें, मुगल का अकबर का शासन के समय का मैप दिया हुआ है, देखें यहाँ से ऊपर में जाएंगे तो काबुल था, कश्मीर था, लाहौर के क्षेत्र में था, कंधार भी था। कंधार का पूरा हिस्सा तो नहीं था, लेकिन कुछ हिस्सा था। पानीपत हो गया, दिल्ली हो गया, ये मथुरा हो गया, सारे के क्षेत्र में नीचे तक आएंगे तो बीजापुर, गोलकुंडा, ठीक है, हमारे ये सब स्वतंत्र ही थे, ठीक है, लेकिन मुगलों के अधीन थे। मतलब मुगल की मतलब बात को ये लोग समझते थे, मतलब पूरी तरीके से कभी भी मतलब वो नहीं थे। ये हमेशा एक तरह से देखेंगे ना, तो ये लोग मतलब जो थे ना, कभी भी मतलब मुगलों के अधीन नहीं हुए औरंगजेब से पहले, लेकिन हमेशा मुगलों को मतलब क्या करते थे, जब भी मतलब जब भी इनके ऊपर कार्रवाई वगैरह किया जाता तो गिफ्ट वगैरह दे के मुगलों को मतलब मना लेने का काम करते थे, ठीक है। जो कि शाहजहां तक इनकी नीति चलती रही, लेकिन औरंगजेब जो था पूरी तरीके से इन पे क्या करता है, अधिकार कर लेता है, जो कि 1685 में 1687 में इनको मिला लेता है, ठीक है। और 1632 में अगर बात करेंगे तो किसको मिलाते हैं, अहमदनगर को, ठीक है। अब चलेंगे आगे, सर ठीक है। पूर्वी भारत पे पूर्वी सर भारत में पूर्वी असम भारत पे में तो कब्जा ये पहले। बहुत करना चाहे, ठीक है। असम पे, यहाँ पे असम होगा, ठीक है। असम पे जो अहोम डायनेस्टी जो था, इसको कब्जा करने की कोशिश किया, लेकिन अहोम जो थे एक बार तो पराजित हो गए थे, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर स्वतंत्र हो जाते हैं, ठीक है। पराजित भी किया था मुगलों का। तो कभी भी असम पे ये बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से मतलब कब्जा नहीं कर पाए, इसलिए पूर्व का क्षेत्र पूरा खाली है। और वही असम जो था, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, सारा क्षेत्र जो था, सभी जो देख रहे हो सारा सारा असम में, असोम डायनेस्टी में ही आता था, असोम राज्य में ही आता था, इसलिए पूरा पूरा खाली है, ठीक है। ये बिहार और बंगाल को छोड़ देंगे तो पूरा पूरा आपको खाली मिलेगा, ठीक है। इधर शिवाजी का क्षेत्र था तो ये भी पूरा खाली मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे महाराष्ट्र गुजरात होना चाहिए तो ये पूरा खाली होगा, ठीक है। इधर नहीं होगा, तो यही हिस्सा है, इधर का नॉर्थ का ले लीजिए, ये इतना तक ही रहेगा, ठीक है। इधर खत तक खत खाली होगा, इधर भी मतलब क्या होगा, खाली होगा, ठीक है, क्योंकि असम पे कभी इनका डायरेक्ट रूल मतलब नहीं स्थापित हुआ, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे राजपूतों के साथ मुगलों ने शादी की, शादी करके मतलब इन्होंने अपने स्टेट को मतलब क्या स्टेबिलिटी देने का मतलब प्रयत्न किया। अब यहाँ पे देखेंगे इसका जहांगीर की जो, विस्तार। बिल्कुल, जहांगीर की माँ जो थी कछवाहा राजकुमारी थी, ठीक है, जो कि अंबर वर्तमान में जयपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी, मतलब भारमाल की पुत्री थी, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलचाल की भाषा में बोल देते, क्या बोलते हैं, जोधाबाई बोलते हैं, नहीं, ठीक है। इसी से मतलब जहांगीर का जन्म हुआ था, ठीक है। अकबर की वाइफ थी जोधाबाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे शाहजहां की माँ की बात करेंगे। साथ है एक राठौर राजकुमारी थी, ठीक है। वो मारवाड़ जोधपुर के शासक की मतलब क्या थी, पुत्री थी। तो यहाँ पे शाहजहां की मतलब जहांगीर का जो विवाह जो हुआ था राजपूत राजकुमारी से, मुख्यतः तीन विवाह हुआ था। एक जो थी राजपूत थी, ठीक है। तो इन सारी चीज को आपको ध्यान में रखेंगे। तो इस तरीके से इन्होंने मतलब क्या किया था, इन्होंने राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध जगत स्थापित किया, गोसाई जिस, थी उसकी माँ। बिल्कुल, ठीक है, जगत गोसाई, बिल्कुल, ठीक है। राजपूतों के साथ मतलब वैवाहिक संबंध स्थापित किया, जिससे मतलब क्या हो सके, तो ये अपने स्टेट को मतलब क्या कर सके, अपने राज्य को मतलब क्या से स्टेबिलिटी दे पाए, ठीक है। अब देखेंगे उत्तराधिकारी और मुगल परंपरा। उत्तराधिकारी को लेकर मुगल परंपरा की बात करेंगे, जो कि पहले मैंने आपको बता दिया, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है। मुगल जो थे ना, ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, समझ रहे हैं ना। जो मतलब जो सबसे बड़ा ज्येष्ठ पुत्र होगा, अपने पिता का राज्य का उत्तराधिकारी होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं था। इसके विपरीत, ठीक है, उत्तराधिकारी में वो, ठीक है, सहदायादा
और मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे। तैमूर वंश का प्रथा क्या था, तैमूरी प्रथा क्या था, तो तैमूरी प्रथा ये था कि जो लायक होगा उसी को उत्तराधिकारी बनाओ, ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि जो सबसे ज्येष्ठ होगा ना उसको उत्तराधिकारी बनाया जाए, ठीक है, जिसमें उत्तराधिकारी का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था, ठीक है। तैमूर वंश में क्या था, जो भी मतलब स्टेट जो था उसको सारे पुत्रों में मतलब क्या करते थे, बांट देते थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तालिका 1 में दिए गए रंगीन उद्गीरणों को पढ़िए और मुगल राजकुमारों और विद्रोह से जुड़े प्रमाणों को गौर कीजिए। आपके अनुसार उत्तराधिकारी का कौन सा तरीका सही था, ज्येष्ठाधिकार या फिर सहदयाद, मतलब क्या होना चाहिए, ठीक है। तो इस सहदयाद का जो प्रथा जो था क्या था, कोना का तैमूर लोग अपनाते थे, जिसमें सारे मतलब क्या होता था, जो लायक होता था उसी को बनाया जाता था, या फिर मतलब जो साम्राज्य जो होता था उसके सभी में मतलब क्या किया जाता था, बांट दिया जाता था। ऐसा नहीं कि जो सबसे बड़ा बेटा उसी को मतलब शासक बनाया जाए, ठीक है। अब अगर मुगलों अब बात करेंगे मुगलों के अन्य शासक के संबंध, ठीक है, मुगलों के अन्य शासक के साथ संबंध क्या थे उसके बारे में जानेंगे, तो देखेंगे आप पाएंगे कि मुगलों और उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तो मुगल दो तरीके से सत्ता अपना दिया था, आप उसके सत्ता को स्वीकार कर लीजिए और आप मतलब क्या करेंगे, आप मतलब एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मतलब अपना समय बिताइए। लेकिन दूसरा काम क्या कीजिए, मतलब दूसरा काम ये था से आप क्या कीजिए, तो बार बार उनके मतलब आक्रमण को मतलब झेलते रहिए। तब मतलब मुगलों ने उनके खिलाफ लगातार अभियान किया जो कि कभी मुगल सत्ता को अपनाने से इनकार कर दिया, ठीक है। और जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली, ठीक है। राजपूत एक अच्छा उदाहरण था, ठीक है। अनेकों मुगल घरानों ने अपनी पुत्रियों का विवाह करके उच्च अनेक मुगल घराने में अपनी पुत्रियों का विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए, परंतु कईयों ने विरोध भी किया। तो बहुत सारे राजपूत जो थे, दो का तो नाम पता, जगत गोसाई की बात करेंगे, फिर जोधाबाई की बात करेंगे, एक दोनों राजपूत थी। अब दोनों ने मतलब क्या किया था, तो अपने वैवाहिक संबंध मुगलों से स्थापित किए थे और दरबार में भी उच्च पद उन्होंने मतलब क्या किया था, प्रदान की मतलब प्राप्त किया था, ठीक है। लेकिन बहुत सारे राजपूत जो थे उन्होंने विरोध भी किया था, जैसे किसे कौन किसने विरोध किया था, हम्म एक का नाम बताइए जिसने विरोध किया था, जिनके विरोध लंबे समय तक खबर से चलते रहा, तो महाराणा प्रताप का नाम आपको पता ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे उसके बारे में आ ही जाएगा, यहाँ पे जानकारी आ जाएगा उनके बारे में। तो मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को मतलब क्या करें, स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु जब वो हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्माननीय व्यवहार किया और उनकी जागीरें, ठीक है, अगर बात उनकी जागीरें वतन जागीर वापस कर ली, ठीक है। पराजित करने परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए सल्तनत की वजह से मुगल भारत के अनेक शासकों और सरदारों में अपना प्रभाव बढ़ा पाए। तो मतलब कुछ नीति जो थी मुगलों की ठीक थी, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बात करें तो। जैसे अकबर की भी नीति की बात करेंगे तो उसकी नीति कैसी थी, तो आप देखोगे सर मतलब जैसे यहाँ पे पराजित किया, ठीक है, यहाँ पे क्या किया, पराजित किया, किसको, सिसोदिया को पराजित किया, लेकिन उसके राज्यों को मतलब क्या कर दिया, वापस कर दिया, जिससे मतलब अगर बात करेंगे तो अन्य मुगल सरदार, अन्य मतलब समकालीन मतलब अगर बात करेंगे अनेक शासकों और सरदारों में उनका प्रभाव जो था काफी अधिक मतलब बढ़ गया था, ठीक है। इस सल्तनत को हमेशा बरकरार रखना कठिन था। एक बार फिर तालिका 1 में देखें, गौर देखेंगे, जब शिवाजी और मुगल सत्ता स्वीकार करने आया तो शिवाजी ने उनका अपमान किया और इस अपमान का क्या परिणाम हुआ, ठीक है। शिवाजी जो थे हमेशा मतलब क्या रहे, तो मुगलों के मतलब विरोधी मतलब बने हुए रहे, ठीक है, मुगलों को काफी अधिक परेशान किया। ये भी कहा जाता है मुगल सत्ता को कमजोर करने में, ठीक है। एक तो आंतरिक विद्रोह तो था ही, जो कि उनका पुत्र का ही विद्रोह बार बार देखने को मिलता है, साथ में ठीक है मराठा का भी बहुत बड़ा योगदान था, जो कि मुगल सत्ता को बहुत अधिक तक मतलब उन्होंने क्या किया, तो कमजोर कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम चैप्टर देखेंगे, दो चीजों के बारे में समझे कि मनसबदार होते, जागीर होते थे। तो मनसबदार और जागीर क्या होते थे उसके बारे में देखेंगे। तो जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए वैसे वैसे मुगलों के तरह तरह के सामाजिक समूहों और सदस्यों का प्रशासन नियुक्त करना आरंभ किया। शुरू में ज्यादातर सरदार तुर्की तुरानी थे, शुरू में सरदार की बात करेंगे तो तुर्क थे, या फिर मतलब बात करेंगे तुर्की थे। लेकिन अब ठीक है, इन छोटे छोटे समूह के साथ उन्होंने शासक वर्ग के ईरानियों, भारतीयों, भारतीय मुसलमान, अफगान, राजपूतों, मराठों और अन्य को भी मतलब सम्मिलित करना मतलब शुरू किया। अब मुगलों की सेवा के आने वाले नौकरशाह जो होते थे मनसबदार कहलाते, क्या कहलाते थे, मनसबदार कहलाते थे। मनसबदार को मतलब क्या होता था, तो उनको मतलब जात पद में मतलब बांटा जाता था, जो कि एक तरह से सेना का पद जो था मनसब होता था। अब देखिए मनसबदार शब्द का प्रयोग कैसे होता था, इसके लिए क्या होता था, जिन्हें कोई मनसब यानी कुछ सरकारी हैसियत तथा पद मिलता था वह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था, जिसके जरिए एक पद होता था, एक वेतन होता था, एक जो होता था सैन्य
क्या होता था, उत्तरदायित्व होता निर्धारित किए जाते, ठीक है। तो पद दे दिया गया, या फिर सेना वेतन या फिर रख लिया जाता था, या फिर उनको सैन्य उत्तरदायित्व मतलब निर्धारित किए जाते थे, ठीक है। अब देखिएगा वेतन का निर्धारण किस पे निर्भर करता है, मतलब किसको कितना पैसा देगा, इसका निर्धारण करता था जात पे निर्धारित करता था। किस पे करता था, जात ही है ना, जात पे निर्धारण करता था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही मतलब क्या होती थी, बढ़ जाती थी। जितना अधिक जात उतनी अधिक उनकी प्रतिष्ठा अधिक, ठीक है। और उनका वेतन भी मतलब क्या होता था, उतना ही मतलब क्या होता था, अधिक हो जाता था, ठीक है। और सैन्य सर उत्तराधिकारी, यहाँ जात जात का जात मतलब क्या सैनिक से, है? ठीक है, जात सैनिक, ठीक है। 5,000 जाट वाले अभिजात वर्गों का दर्जा, इसके 5,000 सैनिक होते थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। हम्म, तो उनमें सैनिक भी होता ठीक। था, घोड़ा भी होता था, सब कुछ इसमें शामिल किया जाता है। आगे पढ़ेंगे तो आप समझ में जाएंगे, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी बढ़ जाती था, उनका वेतन भी क्या होता था, उतना अधिक होता था। मतलब जात जिनके पास जितना ज्यादा, ठीक है, उनकी प्रतिष्ठा उतना ही अधिक। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदार को सौंपे जाते थे, उनके अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने होते थे, ठीक है। अब देखिए मनसबदार को जो सैन्य दायित्व सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार उनको क्या घुड़सवार रखना पड़ता था। मनसबदार अपने सवारों का निरीक्षण के लिए लाते थे, वो अपने सैनिकों को घोड़े दगवाते और अपने सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। इन कार्रवाइयों के बाद ही उन्हें सैनिक को वेतन देने के लिए धन मिलता था, ठीक है। ये सारी चीजें थी। मनसबदार जो थे क्या करते थे, अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे, वो अपने सैनिकों को घोड़े दगवाते थे एवं सैनिकों का पंजीकरण भी करवाते थे। इन कार्यवाही सारा पूरा हो जाता था, उसके बाद उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए मिलता था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आप क्या था, मनसबदार और वेतन राजस्व एकत्रित करने वाले भूमि के रूप में पाते थे। अब उनको सैलरी कैसे मिलता था, मनसबदार को सैनिक, मनसबदार के पास सेना तो है, क्या है, मनसबदार के पास सेना तो है। जब भी कभी मुगल को आवश्यकता होगा तो बोलेगा मनसबदार साहब हमको चाहिए 5,000 सेना चाहिए, आप अपना सेना को लेके पहुंच जाओ, ठीक है। तो मान लीजिए कोई मतलब मनसबदार होगा, वो गुजरात का मनसबदार हो, बोला ठीक है हम आ रहे हैं, तो अपना 5,000 सेना के लेकर पहुंच जाएगा। लेकिन 5,000 सेना जो उसके पास, जो परमानेंट सेना जो रहता है, इसको सैलरी तो देनी पड़ेगी ना। तो इसको सैलरी देने के लिए मुगल शासक क्या करता था, गुजरात में जो भूमि राजस्व का जिम्मा जो था, ये मनसब को दे देता था। उससे जो मतलब मनसबदार जो थे क्या करते थे, वहां से राजस्व की जो वसूली करते थे, उससे मतलब क्या होता था, सेना को भी सैलरी मिलता था, वो भी अपना खर्च चलाते थे। और उससे अगर एक्स्ट्रा जब होता था, सरप्लस जो होता था, उसको मतलब लौटा भी दिया जाता था, ठीक है। और ऐसे कंडीशन में जो भूमि जो उनको जो दिया जाता था, जिनसे उनको राजस्व राजस्व की प्राप्ति होती थी, जिनसे वो अपना खर्चा चलाते, उनको जागीर बोलते थे। क्या बोलते थे, जागीर बोलते थे, ठीक है। और जो जो तकरीबन इक्ताओं के समान थे, ठीक है, जो कि मतलब क्या, इक्ता, इक्ता क्या था ना, इक्तादार, इक्ता से क्या बना, इक्तादार बना था ना, पढ़े थे ना पिछला बार में, इक्तादार। तो सल्तनत काल में इक्ता था, यहाँ पे मतलब क्या हो जाएगा, जागीर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे जात की श्रेणी क्या थी, 5,000 जात वाले अभिजातों का दर्जा 1,000 जात वाले अभिजातों से ऊंचा था। जाहिर सी बात है, 1,000 से संख्या 5,000 का ज्यादा है, तो उनकी संख्या 5,000 वालों की अधिक होगी, तो उनका रिस्पेक्ट ज्यादा होगा, ठीक है। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5,000 जात की पदवी के थे, ठीक है। तो 29 ऐसे मनसबदारों की संख्या थी जिनके पास कम से कम 5,000 था, ठीक है, जात, ठीक है। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 हो गई, ठीक है। तो औरंगजेब के शासनकाल में मनसबदारों की संख्या सर्वाधिक हो जाती है, आप लोग पढ़ते भी है, जिसमें से सबसे अधिक जो मनसबदार जो होंगे, हिंदू मनसबदार होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप रीजन क्या था, तो औरंगजेब के शासनकाल में मनसबदारों की संख्या ज्यादा हुई, तो जाहिर सी बात है क्या, इनका खर्चा भी तो काफी अधिक बढ़ जाएगा ना, क्योंकि 79 को मनसबदार है, अप्रोक्स कम से कम 5,000, इतना सेना अगर होगा होगा इसको चलाने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। पैसा कौन देगा, मुगल देगा, डायरेक्ट रूप से नहीं देगा, किस रूप से देगा, जागीर देगा। क्या, अगर जागीर अगर नहीं देता तो जागीर को कहीं ना कहीं टैक्स तो मुगलों को मिलता ना, लेकिन जागीर अगर दे रहा है, वहां से अगर टैक्स वसूल कर अगर इसको चलाने की आवश्यकता पड़े, तो कहीं ना कहीं से मुगल दरबार के ऊपर प्रेशराइज तो पड़ रहा है ना। तो इसी वजह से आप देखोगे औरंगजेब के शासन काल में, ठीक है, मुगल प्रशासन की आर्थिक दोहन नीति देखने को मिलती है। मुगल प्रशासन बहुत अधिक तक क्या होगा, क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे क्या थे यहाँ पे, मतलब मनसबदार जो था मुक्ति से अलग होता था। मुक्ति का काम क्या, देखिए अपने जागीरों पर नहीं रहते थे मनसबदार जो थे, अपने जागीरों पर नहीं रहते थे, मतलब जहां पे उनको जमीन जो दिया जाए टैक्स वसूलने के लिए, वहां पे नहीं रहते, नहीं वहां पे प्रशासन करते थे। मनसबदार का काम प्रशासन करना नहीं था, लेकिन इक्तादार का काम जो था ना, वो टैक्स भी वसूलता था। टैक्स वसूल कर मतलब वहां पे प्रशासन भी करता था, अपना मतलब सेना को भी मतलब उनसे खर्च चलाता था। लेकिन ये ऐसा नहीं करते थे, वो अपनी जागीरों का केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था,
प्रशासन करने का अधिकार नहीं था। एक मुक्ति की बात करें तो प्रशासन का अधिकार था, या फिर सल्तनत काल में इक्तदार जो पढ़े थे उन्हें प्रशासन करने का अधिकार था। वो राजस्व उनके नौकर के लिए एकत्रित करते थे, ठीक है, जबकि वो स्वयं देश के किसी अन्य भाग में मतलब सेवारत होते थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जरा समझ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, अपने अपने सवारों के साथ एक मनसबदार का अभियान, ठीक है। तो ये सवार, ये सारे के सारे क्या सवार है, ये 5,000 सैनिक हो सकता है, ठीक है, ये मनसबदार है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए अब देखिए, अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानी पूर्वक आकलन किया जाता था ताकि उनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन मतलब बराबर रहे। अकबर बड़ा चालाक था, उसने मतलब अपने जो मनसबदार जो तय किए, ठीक है, मतलब उसने जो अपने मनसबदार तय किए तो उसी के अनुरूप में उनको जागीर भी दिया गया। मतलब जागीर से अगर मान लीजिए मनसबदार का अगर खर्च अगर 5,000 रुपया है, ठीक है, मनसबदार का अगर खर्च अगर 5,000 रुपया है तो उनको मतलब ऐसा जागीर दिया गया जो कि 5,000 के बराबर ही हो। मतलब जागीर से मतलब 5,000 का राजस्व की वसूली हो जा रहा है, इससे मनसबदार का खर्चा चला जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें जो था बहुत अच्छे तरीके से आकलन करके अकबर के समय मतलब दिया गया, ठीक है। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुंचते पहुंचते स्थिति बदल गई। अब प्राप्त राजस्व मनसबदार का वेतन से बहुत कम था, ठीक है। यहाँ पे जो राजस्व जो प्राप्त होता था, ठीक है, वो जो कि मतलब बात करेंगे मनसबदार का मतलब जो सैलरी जो था उससे मतलब कम प्राप्त होता था। अब मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हो गई, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले लंबा इंतजार करना पड़ता था, ठीक है। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में क्या होता है, कमी पाई गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर ये कोशिश करते रहे कि वे जितना राजस्व वसूल सके कर ले, ठीक है। मतलब जब तक उनके पास जागीर रहा, पता चला बाद में मिले ना मिले, ठीक है, तो बहुत कमी है जागीर की, इसलिए जितना अधिक वसूली कर सके उतना अधिक मतलब जागीर से मतलब क्या करे, वसूली कर ले, ठीक है। बहुत लोगों के मन में क्या हुआ, ऐसी सोचें आने लगी, ठीक है। अपने शासनकाल के अंतिम वर्ष में औरंगजेब ने इन परिवर्तनों पर मतलब नियंत्रण नहीं रख पाया, जिन कारणों से किसानों के अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा, ठीक है। तो किसान को बहुत अधिक दिक्कत की सामना करना पड़ा, क्योंकि जागीर के लिए लंबा 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 समय लगना पड़ता था, जल्दी जागीर मिलता नहीं था। इस वजह से मतलब क्या किया, जो कि मतलब क्या मनसबदार जो होते तो क्या करते थे, बहुत अधिक मतलब क्या करे, जागीरदार मतलब जागीर से काफी अधिक मतलब राजस्व वसूलने लगे। दिन से मतलब किनकी स्थिति खराब होगी, तो किसान की स्थिति मतलब खराब होगी, क्योंकि जागीर से जो राजस्व की वसूली होती थी किससे होती थी, तो किसान से होती थी, ठीक है। यहां तक इन फैक्ट को बता दिया, ठीक है। रात हो चुकी है, बाकी जो है जब्त और जमींदार की बात करेंगे तो कल के क्लास में आपको बताऊंगा, ठीक है। जब्त और जमींदार क्या होता है तो कल की क्लास में बताऊंगा। जितना मैंने बताया कल थोड़ा इसको रिवाइज भी करा दूंगा। सभी लोग इसको क्या कीजिएगा, पढ़ के आ जाइएगा, ठीक है। बिना पढ़े हुए चैप्टर नहीं समझ में आएगी, ठीक है। तो एक बार सभी लोग पढ़ कर आ जाइएगा, बहुत बेसिक चीज सब दिया हुआ है, ठीक है। कुछ फैक्ट है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। तो फिर कल इसी वक्त मिलते हैं, ठीक है।